आज जाने पढ़ने केमिकल काइनेटिक्स। बट उसके पहले थोड़ा बात करते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन बहुत अच्छा क्या लगता है कि आज के दिन सारे लोगों के स्टेटस होते हैं, हर जगह पोस्ट करते हैं, सारे जगह स्टेटस होते हैं देश के ऊपर। आजकल तो बी ब्राक का सॉन्ग चल रहा है, तो ढेर सारे वो लग रहे हैं, ढेर सारे। तो आज सारे लोग एकदम देशभक्त हो जाते हैं और बाकी दिन किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये आप ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक दिन आता तो भाई करना चाहिए, इट्स गुड। एक दिन ही कर रहे हैं ना, एटलीस्ट एक दिन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे एटलीस्ट एक दिन। बट आप सोचो ऐसे तो मदर्स डे भी आता है, उसी दिन आप माँ को ढेर सारा देखा था, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ ये माँ वो, माँ ही सब कुछ है। और बाकी साल पूरे टाइम, बाकी साल ये होता है कि चाय क्यों नहीं बना, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप। बट एक ही दिन दिखाना होता है सारा प्यार। वैसा ही है इंडिपेंडेंस डे के लिए भी। आज सारे लोग देशभक्त हो गए होंगे, आज सब कुछ करेंगे। कल बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे जो देश के खिलाफ होंगे, जिससे नुकसान होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, आप लोग बच्चे हो, आप ही लोग फ्यूचर हो, आप ही लोग संभालोगे इस जगह को। अभी आप किसी को भी कह सकते हो कि ये बुरा है, ये पुलिस में कुछ प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिशियन में कुछ प्रॉब्लम है। बट इन रिजल्टेंट सब कभी नहीं कभी स्टूडेंट या होते ही हैं। बैकग्राउंड तो हमेशा बच्चों वाला ही होता है ना। तो आप ही लोग कल को कुछ बनोगे, अगर आप ही लोग इस चीज को समझोगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी अच्छा होगा ही। उसी के नाम पे पढ़ाई करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है जो चलता रहेगा, फिर भी बातें खत्म नहीं होंगी। हम अकेले भी बात कर सकते हैं आधे घंटे तक इसी पे, ठीक है। तो चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। आप सबका वेलकम है। अब वेलकम करते हैं। 15 अगस्त के बारे में बताना इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका वेलकम है इजी केमिस्ट्री पे। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, पहला लेक्चर है ये, तो एकदम बेसिक से शुरुआत होगी। 12th का है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, ओके। इसके पहले थोड़े थोड़े इसमें थर्मोडायनेमिक्स के टर्म यूज होंगे जो 11th से रिलेटेड है। 11th में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे और उसका यूज क्या होगा, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें होंगी। और थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से कॉन्सेंट्रेशन निकालना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें। बट हम लोग इस वीडियो में भी वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। तो केमिकल काइनेटिक्स पे ये चैप्टर बेसिकली है क्या, देखिए। कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन होगा कि नहीं ये हमें अपने थर्मोडायनेमिक्स से आइडिया। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। अगर डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन फिजिबल होता है, कि हाँ रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि हाँ कोई रिएक्शन कौन है, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला केस अपना ये कंप्लीट हो गया। सेकंड, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमें हमेशा पता होता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितनी देर तक होगा ये हमें नहीं पता था, बट हमें ये पता था कि रिएक्शन में बनेगा कैसे। एक्सटेंट मतलब कि लाइक हमने H2 लिया, O2 लिया, ठीक है। यहां पे हमारा फॉर्मेशन हुआ H2O का, तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लेंगे, इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। एक्सटेंट मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको 1 कर दिया, इसको 2 मोल कर दिया, तो अभी कितना बन जाएगा टोटल, ये 2 मोल बन जाएगा। एक्सटेंट मतलब कि हमें ये पता है कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, उसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी ये मोल से बता सकते हैं। रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी पता है, रिएक्शन कैसे होगा एक्सटेंट भी पता है, बट हमें बीच का कुछ नहीं पता। बीच का इन द सेंस कि रिएक्शन का रेट क्या होता है। रेट मतलब हर एक सेकंड पता चलना कि ये रिएक्शन बीच में किस स्टेज पे है, ये हमें नहीं पता। इस रिएक्शन का टाइम क्या होगा ये नहीं पता। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किस हिसाब से हो रहा है ये नहीं पता, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट में अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है, अब ये दो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है नहीं इसमें से ये यहां से खत्म होना स्टार्ट होगा, ये यहां से, और ये रिएक्ट कर रहे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये किस हिसाब से, किस रेट से, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम ये किस हिसाब से घट रहा है, और ये दोनों कैसे रिएक्ट करके डिक्रीज हो रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो रेट हमें नहीं पता। तो इसमें हम लोग यही चीज जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से चलता है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी में थोड़े एग्जांपल्स बड़े अच्छे हैं इस चीज को समझाने के लिए। जैसे कि आप सोचो ये आपको पता है
अब देखो इन दो चीजों को मैं समझाता हूं। डेल्टा जी लेस देन 0, आयरन के ऊपर क्या रस्ट लगेगा, जंग लगता है किसी लोहे पे, हाँ लगता है, तो डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया। एक्सटेंट कि हाँ रस्ट लगेगा, हाँ रस्ट लगेगा, बट उसी टाइम कोई पूछ दे आपसे एक आयरन रख के किस पे रस्ट कितने दिन पे लगेगा, तो आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि उसका टाइम बहुत बढ़ गया। इसको कहते हैं स्लो रिएक्शन। ये स्लो रिएक्शन है, बट केमिकल काइनेटिक्स के हेल्प से आप बता सकते हो कि कितने टाइम बाद इस पे रस्ट लग जाएगा। ठीक है, जैसे डायमंड का फॉर्मेशन है, तो ग्राफाइट से डायमंड में कन्वर्जन सबको पता है, ये फिजिबल है। ठीक है, डेल्टा जी लेस देन 0 फिजिबल है, पहली चीज हो गई। अब ये भी पता है कि इसमें कंडीशंस भी है, कितने टेम्परेचर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप मेंटेन कर दो तो भी आपसे कोई पूछे एक्सटेंट भी पता चल गया कि हाँ डायमंड बन जाएगा, और ये भी पता चल गया कि हाँ फिजिबल भी है, डायमंड बन जाएगा, बट आपसे कोई पूछे कितना टाइम लगेगा, तो उसका जवाब नहीं था। ये जो एक चीज और रह रहा है कि किस एक्सटेंट तक और हर कंडीशन पे क्या चीज सही होंगी कि नहीं, उसी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो कुछ भी एग्जांपल जो हम अपने दिमाग से लेते हैं वो तो अलग है, बट एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको पता है। जैसे देखिए आपके पास बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी है, व्हीकल है, आप उसमें पेट्रोल भराते हो, क्या इंजन पे चल के पेट्रोल गाड़ी चलेगी? हाँ चलेगी, रिएक्शन फिजिबल है ना, पेट्रोल जलता है, चलता है। ठीक है, पेट्रोल जल रहा है, इंजन चल रहा है, ठीक, रिएक्शन फिजिबल हो गया। बट एक्सटेंट, आपको ये बोल दिया कि हाँ भाई ये 30 का माइलेज देती है, तो ठीक है 30 का माइलेज देती है, आप 2 लीटर भरे, आपको ये भी पता चल गया कि 60 किलोमीटर चलेगा। बट अब वो इंजन जो डिजाइन है उसमें एक रेट लगाया गया ना कि पेट्रोल किस हिसाब से गिरेगा। ऐसा तो आप करोगे 2 लीटर ले जाके एक इकट्ठे इंजन पे गिरा दिया और तुरंत टेलीपोर्ट कर जाओगे 60 किलोमीटर दूर, ऐसा तो करोगे नहीं। एक रास्ते से चल रहे हो, पूरा किलोमीटर मीटर हर एक सेकंड चेंज कर रहे हो, उसके हिसाब से पेट्रोल भी गिर रहा है, तो एक रेट से पेट्रोल गिर रहा है ना। खुद ही ऐसे सोचना कि एक्सटेंट पता है, हमें पता है कि हमें यहाँ से मान लो जैसे दिल्ली जा रहे हो उसमें 10 लीटर पेट्रोल लगना है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि ऐसा 10 लीटर जाके इंजन में फेंक दिए, इकट्ठे गिरा दिए और तुरंत वहां पहुंच गए। बारी बारी उस पर करते हो ना, उसी को कहते हैं रेट। उसी रेट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में आई थिंक ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें इस चैप्टर का फील होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें कैटलिस्ट का भी अपना रोल है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन फास्ट कर देता है, इनहिबिटर्स क्या करता है, रिएक्शन स्लो कर देते हैं। ये सब चीजें आप पढ़े हुए हैं, बट इन सब चीजों का आपको एकदम बेसिस नहीं पता कि कैसे फास्ट कर देता है। अब बहुत इसमें कोई अच्छे बच्चे भी होंगे, बहुत तेज होंगे, तो वो बताएंगे कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है उसको नीचे कर देता है, तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है वो नीचे हो जाता है। बट नहीं, ये सारी चीजें हैं, पर हम केमिकल काइनेटिक्स में इसको और सिंपल वे में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेसिक आइडिया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे क्या होगा। जैसे अब बाइक का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे ही इंडस्ट्रीज हैं जिसमें पूरा वर्क होता है, जिसमें हर एक सेकंड मॉनिटर किया जाता है कि कुछ भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, और हर एक सेकंड का आइडिया होना चाहिए, कैटलिस्ट कब ऐड करना है, सब कुछ। ठीक है, तो इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहला टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इस पे रेट पे जाना है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट तो आपको पता है ना, रेट टर्म आते ही होता है कि ये टाइम के साथ है। आप रेट फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब जगह, ये टाइम के साथ डिसाइड होता है रेट। ठीक है, तो अब अगर हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के पहले 2 पॉइंट इसमें है जो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप रिएक्टेंट में कोई चीज ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप चाहते हैं उसका रिएक्शन हो और वो प्रोडक्ट में बने, तो जो रिएक्टेंट पे जो रेट होगा, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन, रेट छोड़िए, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका घटेगा। लाइक इस मार्कर को आप क्रश करके पाउडर बनाना चाहते हो, ये प्लास्टिक का, ये नहीं होगा, ठीक है, क्रश नहीं होगा एकदम अच्छे से, तो इसको काटना पड़ेगा। बट आप सोचो, कोई भी ऐसे ही सोचो, ए रिएक्टेंट है जिसको आप बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो ए खत्म होगा ना हर एक सेकंड,
उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही नॉर्मल बात करते हैं, जैसे मोल वैसे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ए खत्म होता जाएगा और बी बनता जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ए का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, बी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ए का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अभी देखिए, ए का डिक्रीज हो रहा है, बी का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बोलेंगे रेट की बात करें, अब रेट आते ही क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज टाइम के साथ। तो ये दो पॉइंट यही है, पहला पॉइंट ये है कि जो एनसीईआरटी में आपके लिखा है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके। दूसरा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाए, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल अगर ऐसे लिखे तो देखिए इन दोनों में इसका हमेशा क्या होगा, रेट, रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। अब ये लिखा है, मान लीजिए 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल दोनों प्रोडक्ट है, इसको 1 मोल लीजिए और ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का ये तरीका होता है, ये जब ब्रैकेट आप लगाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये ब्रैकेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। इसको जैसे हम एज्यूम करके पूरे चैप्टर में चलेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है कि कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका पूरी केमिस्ट्री में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब मानते हैं हम कि दो टाइम पे हम चीजें मान रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहां मिटा देते हैं, दो टाइम हम लेते हैं, एक t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एक t इज इक्वल टू t लेते हैं। पूरा ये आपका फिजिक्स का ये है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे रेट क्या होगा, आई थिंक R0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, R0, यानी कि एक इनिशियल ये होगा। और प्रोडक्ट का क्या होगा, अब अगर हमने प्रोडक्ट का 0 लेके किया, ठीक है, अगर हम 0 टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट होगा आपका 0, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट आप लिए हो तो 0 टाइम पे क्या होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। और t टाइम पे ये RT हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट कुछ t टाइम पे कुछ रहेगा और प्रोडक्ट कुछ t टाइम पे रहेगा। तो t 0 पे लेने पे हो सकता है जो पहला फॉर्मूला है वो थोड़ा सिंपल हो जाए, पर वो अभी आप नहीं समझोगे, हम टाइम ही चेंज कर देते हैं, 1 और 2, ठीक है। ये कोई एक हाइपोथेटिकल टाइम है, t1 पे क्या होगा, रेट होगा R1, प्रोडक्ट होगा P1, ठीक है। सेम तरीके से t2 टाइम पे क्या होगा, रेट R2 P2, ठीक है। t2 टाइम पे R2 और P2, तो ये दो टाइम पे हमारा आ गया। अब ऐसा हम ऑलरेडी मान रहे हैं कि t2 बड़ा है, यानी कि t2 बाद में टाइम आया, t1 पहले आया, इसीलिए इसको उस ऑर्डर में लिखे हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का रेट का चेंज क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर लिखे डेल्टा t, यानी टाइम का क्या होगा, t2 माइनस t1, सब चेंज की बात कर रहे हैं। अब सेम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, P2 माइनस P1, ठीक है। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन चेंज P2 माइनस P1 का। तो अभी स्क्वायर ब्रैकेट में ये चीज है। अब आप इस चीज को सोचो, यही चीज माइनस साइन को अभी सिग्निफाइज करेगी कि माइनस साइन किसी में कैसे आ जाता है। आपको यहां तक तो विजिबल है ही। अभी इस चीज को सोचिए, रिएक्टेंट का क्या है, R1 से R2 हुआ, तो अगर हम आपसे पूछे कि R1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा, देखिए R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा, बट है क्या, T1 पहले T2 बाद में। तो हर टाइम क्या हो रहा है, ये R P में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
ये आरपी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये आरपी में अगर कन्वर्ट हो रहा है यानी कि आर लगातार डिक्रीज कर रहा है। अरे देखिए आर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी T1 क्या था, पहले आर ज्यादा था, फिर और घटता गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया, तो R2 क्या होगा, और कम होगा, यानी कि ये कम हो गया। अब यहां पे हमने क्या किया, R2 माइनस R1, तो कॉन्सेंट्रेशन कौन ज्यादा है, R2 या R1? तो R1 की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि R1 टाइम पे क्या था, T1 टाइम पे था जो पहले था, तो पहले रिएक्टेंट ज्यादा था। ठीक है, तो जब हमने R2 माइनस R1 किया तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा निगेटिव आएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि आप एक छोटे को बड़े से डिवाइड माइनस कर रहे हो। ठीक है, एक छोटी क्वांटिटी, यानी कि अगर इसको और अच्छे से, पता नहीं क्लास तो है नहीं तो मैं समझ नहीं सकता, जो समझ रहे नहीं, रिएक्टेंट मान लीजिए आप 10 मोल था, 10 मोल एक्स था, वो 10 मोल आर लीजिए, 10 मोल आर था, 10 मोल्स ऑफ आर इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और फाइनली क्या हो रहा है इनफिनाइट टाइम के बाद कि 10 मोल पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो आप सोचिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक सेकेंड में क्या हुआ है, 10 से घट के 8 मोल हुआ है। ठीक है, तो 8 मोल, ओके समझाते हैं, एक एग्जांपल लेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यहां एग्जांपल देखिए, A है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, T इज इक्वल टू 0 पे ये 10 मोल था, ये 0 मोल था, कुछ नहीं बना है क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पे कुछ बना ही नहीं है। बट T इज इक्वल टू 1 सेकेंड जैसे हुआ तो ये घट के 8 मोल बचा, 8 मोल बचा, मतलब 2 मोल यहां से निकल के B में बन गया। ठीक है, अब 2 मोल बन गया। T इज इक्वल टू 5 सेकेंड बाद जब हम देखे तो ये 2 मोल बचा है, तो ये 2 मोल बचा तो ये कितना होगा, ये 10 मोल होगा, सॉरी कैलकुलेशन, ये 8 मोल होगा। तो देखो क्या हुआ, T इज इक्वल टू 0, इनिशियली 10 मोल था, ये 0 है, कुछ नहीं प्रोडक्ट है। फिर 1 सेकंड बाद क्या हुआ, ये 8 मोल बन गया, 8 मोल बन गया, तो B कितना हुआ, 2 मोल, क्योंकि नेट तो 10 ही मोल रहेगा ना। फिर 5 सेकंड बाद क्या हुआ, ये 2 मोल बचा, ये 8 हो गया। तो इससे क्या पता चला, अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे, ये जो हम कर रहे हैं T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 1, 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, 4 सेकंड में क्या हुआ, A क्या है 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे A है 2, माइनस 1 सेकंड पे A कितना 8, तो माइनस 6 आया ना। इसी चीज को हम यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो हमने रिएक्टेंट देखा है, ये वैल्यू हमारी हमेशा निगेटिव आएगी। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट क्या हुआ, P2 माइनस P1, यानी पहले जो, यानी P2 यानी बाद में प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये जो हमने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा, इससे हमको ये हमेशा अच्छे से पता लग गया कि ये हमेशा निगेटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तभी दो बहुत अच्छे टर्म आते हैं। ठीक है, अब यहां तक आप फॉलो कर चुके हैं, तो आगे का देखिए। जब हम इस जगह तक आ गए तो दो अच्छे चीज आएंगे, एक आएगा, हम वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर था, ये कैसे डिसअपियर हो रहा है, बी में कैसे बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो ये फॉर्मूला जो लिखा गया है ना, ऑब्वियसली इस फॉर्मूला को कोई भी फील कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने का। रेट रिएक्टेंट आर कैसे डिक्रीज हुआ, इस पे हमको बात करना है। तो सिंपल सी बात क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो घटा है जितने समय में, उसको हम बोलेंगे रेट। वही चीज है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। अब अगर इसको देखेंगे तो हमने ऑलरेडी बोल दिया डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर हम इसमें माइनस लगा दें, माइनस अगर हम इसमें लगा दें तो क्या ये गलत होगा, नहीं, ये अच्छा नहीं लिखा गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमारा आया है,
इसको गौर से देखिए। अभी सोचिए ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर हमेशा हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है, हमेशा हमारा डेल्टा आर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, चेंज। अब डेल्टा आर निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने निगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि रेट हमारा कभी निगेटिव नहीं होता। आप जैसे रेट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट का आप टाइम के साथ रेट निकालते हैं तो वो क्या आता है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आप सोचो आप स्पीड को निगेटिव बोल दो कि स्पीड आ गया मेरा -10 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसी पे इसलिए इस चीज को वैलिड करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा आर हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब जैसे ही ये हमने लिख दिया और आप ये समझ गए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर मतलब क्या होता है, वैसे ही दूसरी चीज लिखी जाएगी। अब जब भाई एक जगह कोई चीज खत्म हो रही है तो ऑब्वियसली दूसरी जगह बन रही है ना, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का क्या अपीयरेंस क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आर का, सॉरी आर क्यों बोल रहे हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, यानी प्रोडक्ट का क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया अपॉन टाइम टेकन। अब इस चीज से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ये आ जाएगा डेल्टा ऑफ पी अपॉन डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। अब इसमें चाहे तो आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कॉमन सेंस से वो चीज पता होना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये सारा चीज कॉन्सेंट्रेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे, यहां हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट में हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, यानी P2 माइनस P1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव चीज में आप अपने से नेगेटिव लगा दो तो रेट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हम सब आपको समझा रहे हैं ये बस एक चीज के लिए है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता है, ताकि आप इस चीज को समझ सके, इंस्टेड ऑफ याद करने के कि जब भी हम रिएक्टेंट लिखते हैं तो हम नेगेटिव लगा देते हैं और जब भी हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव लगा देते हैं, नहीं, क्यों ये चीज आया है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर हो गया, रेट ऑफ आपका अपीयरेंस ऑफ पी हो गया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर हो गया, तो ये चीज बन गया। अब इनको क्या समझ गए ना, ये आप समझे गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन का सबका रेट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट इसके बारे में दूसरे तरीके से अगर समझे इनके बारे में, क्योंकि देखिए रेट जैसे ही आता तो दो तरह के रेट आप लोग जानते हैं, ठीक है। 11th के फिजिक्स को रिकॉल कीजिए, दो तरह के रेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो दो रेट आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज, कि एवरेज किसी टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस एक ही टाइम पे। तो आइए इसको देखते हैं कि ये चीजें दो रेट कैसे आएंगी। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये ग्राफ हमारा आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आप लोग को थोड़ा तमीज से लिखना होगा, यानी मुझे तमीज से लिखना होगा, आप लोग बोल दिया, आप लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों बना देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि नीचे हमसे टाइम टेकन आ जाता है। देखिए अभी ये ग्राफ के लिए आपके लिए असाइनमेंट देंगे, मैथ्स वाले लोगों के लिए काफी इजी होगा, बायो वाले लोग थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़े हैं। तो इसमें हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम आपको आगे बताएंगे, हर चीज का ग्राफ इस चैप्टर में डिस्कस होता है, हर रिएक्शन का हर कुछ, इसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन क्या है सुनिए, इसका ग्राफ अभी हम खींचेंगे ऐसे,
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि हम ऐसे ही क्यों खींचे। ये हम दिखा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, हम ऐसे ही क्यों बनाए, हम ऐसे क्यों नहीं बना दिए। इसमें भी देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है टाइम के साथ, इसी चीज को हम ऐसे क्यों नहीं बना दिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी भी घट रहा है टाइम के साथ, तो ये दोनों चीजें जो बाकी दो रेड वाली लाइंस हैं हमने क्यों नहीं बनाया। ठीक है, यही चीज हमको आप कमेंट में बताइए कि हमने ये चीज क्यों नहीं बनाया। हमने इस रिएक्टेंट में, इस ग्राफ में ये ब्लू वाले ही क्यों प्लॉट किया है इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रेट लाइन और ये ऊपर। तो इस चीज को आप बताइए। मैथ्स के लिए वो लोग मोनोटोनिसिटी पढ़े हैं, बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं मैथ्स में, तो उसके बारे में सोचिए। ठीक है, ये आप प्लीज कमेंट में बताइए कि हमने ऐसे ग्राफ क्यों प्लॉट किया है। तो ये ऐसे हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का देखें तो ऐसे, तो प्रोडक्ट के लिए भी सेम कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं गया, नीचे से क्यों नहीं गया। अब देखिए जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जो बात समझा रहे हैं, वो तो आप समझिए गए ना कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, यानी ये देखिए घट रही है वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये लाइन है और ये लाइन घटता जा रहा है, यानी हर करस्पॉन्डिंग लाइन घटता जा रहा है। अभी इस पे अगर हम दो कोई कॉन्सेंट्रेशन ले लें, मान लीजिए एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं, दो हमने एक लाइन लिया है, आपको शायद दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आई डोंट नो, बट अभी उस पर टर्म लिख देंगे तो आपको दिख जाएगा। इसको हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन C1, R1 लेते हैं ना, आई थिंक हमको जल्दी बोर्ड बढ़ा लेना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन इसको लेते हैं C2, नहीं सबसे पहले ये C1 होगा ना। देखिए ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। देखिए इसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर हमने इस पे लाइन खींचा तो ये टाइम हुआ T1, C2 के कोरोस्पॉन्डिंग लाइन खींचा ये टाइम हुआ T2, तो T2 के लिए हमारा आया कॉन्सेंट्रेशन C2, T1 के लिए आया C1। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं कि उस लाइन के क्रॉस हमने बस उसको कर दिया। अब ये हमारा जो चीज आया, यही चीज है ना कि दो कंसंट्रेशन के बीच में दो टाइम के हिसाब से हमने इसको निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे जो चीज आएगा वो आएगा हमारा रेट एवरेज। ये भी आपको पता है कि इस जगह पे कोई भी चीज दो टाइम इंटरवल पे आता है कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमारा क्या होता है रेट एवरेज, कि वो एक एवरेज टाइम पे आएगा। तो एवरेज टाइम पे देखेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ जो हम अभी पढ़ चुके हैं, रेट क्या होता है रिएक्टेंट का, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T। यानी कि अगर इसको देखेंगे तो चेंज इन इसमें, तो इसमें क्या आएगा चेंज, C2 माइनस C1। ठीक है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखिए T2 माइनस T1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां से C2 माइनस C1 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑलरेडी, तो रेट एवरेज हमारा यहां से आ गया। पर अगर इसी चीज को, ये तो हमारा एवरेज है ना, ये इस टाइम इंटरवल के लिए आया, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल के लिए हमारा आया, ये तो हमारा एक एवरेज है। पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मैथ्स वाले लोग सतर्क हो जाएं। हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं, इस टेंजेंट का स्लोप जो आता है वही हमारा क्या आता है, इस टेंजेंट का स्लोप ही आएगा ना इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो कोई भी चीज का कैसे निकालता है, वो निकलता है हमारा डिफरेंशिएट करके। जब भी हम किसी चीज पे टेंजेंट खींचते हैं किसी भी ग्राफ पे, तो वो हमारा एक डिफरेंशिएट करके आता है, यानी ये क्या आएगा माइनस dr बाई dt आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। और यही चीज हमारा क्या होगा, स्लोप। ठीक है, अब देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं, नेगेटिव साइन आया, स्लोप आया है, तो dr बाई dt स्लोप हमारा इस जगह पे क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा है, और tan 90 डिग्री से ज्यादा हमेशा क्या होता है नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑलरेडी स्लोप हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ये dr बाई dt क्या आ गया नेगेटिव, तो स्लोप टोटल रेट हमारा फिर से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये इसमें आया। अब इसी चीज को जब इसमें देखेंगे तो ठीक है, दो टाइम के लिए पहले इसमें भी प्लॉट कर लेंगे। अच्छा रेट से किए थे, रेट से तो एक टाइम ये हुआ, एक टाइम ये हुआ, तो दो टाइम के लिए हमने प्लॉट कर दिया, एक टाइम T1 हुआ, एक टाइम T2 हुआ,
ये इस जगह से टच हुए हैं, ठीक है, ये इस जगह से टच हो रहे हैं, ये देखो इस पे अगर ऐसे करें ये और ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग T1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन किस जगह आएगा, C1, T2 के कोरस्पॉन्डिंग C2। तो ये वाली चीज हमारी है, ये वाला जो चीज है ये हमारे ग्राफ का पोर्शन है जिसको हमको निकालना है। इसका अगर हम फिर से कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे एवरेज, तो रेट एवरेज कितना आएगा, फिर जा जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, तो ये क्या जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, जो कि ये दोनों चीजें कैसे होंगी, ये कॉन्सेंट्रेशन में ये T2 माइनस T1, ठीक है। तो एवरेज का तो हमें दिख गया। अब सेम तरीके से इस पे भी हम एक स्लोप खींच देंगे इस पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको अगर मैं समझा चुका हूं सारा, इसके केस में, रिएक्टेंट के केस में, तो प्रोडक्ट के केस में सेम चीजें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये स्लोप कैसे आएगा, अगर इस पे एंगल बनाएंगे तो इस जगह पे अगर एंगल बनाएंगे तो ये 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा, यानी स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। अब ये क्या है, ऑलरेडी हमारा स्लोप ही है, ठीक है। तो देखो अब हो सकता है स्लोप कट गया होगा, बट कोई बात नहीं, आप समझो प्रोडक्ट क्या हमारा dp by dt, वो ऑलरेडी स्लोप है इंस्टेंटेनियस। तो ये सारा हमारा ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके एनसीईआरटी से पढ़ो, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा, और मोस्टली तो यहीं से समझ में आ जाएगा, बट सारे लोगों को देखना है तो इसलिए, ठीक है। अब इस पे एक चीज और पढ़ा देते हैं बस। मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों का ग्राफ क्या, सब बता दिया। लास्ट चीज है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको देखना है तो कोई भी रेट जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही ना लिख रहे हैं। यानी कि अगर हमारा लिक्विड में कुछ भी होगा तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम हमारा सेकंड, मिनट, आवर, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर इसको हम पूरा इकट्ठे लिखेंगे तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन में चीजें होंगी। बट अगर इसी चीज को हम गैस के लिए करने लगे, तो अगर गैसेस के लिए चीजें आएंगी तो इसमें यूनिट थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की जगह तब क्या होगा, क्योंकि देखो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा PV इक्वल टू nRT से हम निकाल सकते हैं। देखो ये भी चीज बता ही देते हैं, इस यूनिट को अगर गैस के लिए होगा तो कैसे चेंज करेंगे, PV इक्वल टू nRT, P इक्वल टू N बाई V RT, N बाई V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अब N बाई V अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो P इक्वल टू CRT, ठीक है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। RT तो हमारा कांस्टेंट है किसी भी जगह के लिए, R हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट। तो C और P, C यहां पे क्या कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हमारा निकला ही हुआ, वो प्रेशर भी सीधे कांस्टेंट है ना, मतलब सीधे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मोल पर लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसको हम प्रेशर में गैसेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम जब कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है, प्रेशर कर देंगे तो एटीएम पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि ये दो यूनिट रेट की हैं, मेन इंपॉर्टेंट यूनिट आपका ये मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन ही में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और प्रेशर में जैसे जाएंगे तो एटीएम पर सेकंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते इस चैप्टर को ले चलेंगे। और क्योंकि इस पे एक बच्चे ने कह दिया था कि सर केमिकल काइनेटिक्स मत पढ़ाइए ऑनलाइन, समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत स्लोली ले चलेंगे और समझ में आएगा। आप लोग नए हैं अगर हैं तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली आप ये कर भी चुके होंगे, क्योंकि इतनी देर तक आप क्यों बैठेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं ही नहीं तो। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।